हाय एवरीवन। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलएलबी से रिलेटेड पैटर्न पे सिलेबस होगा, और एलएलबी की नहीं बाकी भी जैसे कोई जुडिशियल एग्ज़ाम्स हो गए या फिर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो एलएलबी की या कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम की, तो उसमें भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग में बताया जाता है कि कैसे ड्राफ्ट करना है, प्लेन कैसे तैयार करना है, कैसे कैसे केस फाइल करना है। ये सब आपको ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग में पता चलता है। कैसे सिविल सूट फाइल करना है, ये सब आपको जो है प्लीडिंग या ड्राफ्टिंग के ज़रिए ही पता चलेगा। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग है क्या। ड्राफ्टिंग यानी कि किसी चीज़ का भी कोई फॉर्म हो गया, कोई प्रारूप हो गया या किसी भी चीज़ का प्रोफार्मा हो गया। जैसे आप कोई केस फाइल करते हैं, आप सिविल सूट कोई फाइल करते हैं, तो आप जो है प्लेन में करते हैं। आप वो प्लेन का फॉर्म कैसा होगा, वो प्लेन का प्रोफार्मा कैसा होगा, उसको कैसे ड्राफ्ट करना है। अब ड्राफ्टिंग का तो मतलब आप समझ गए होंगे। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है। प्लीडिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है प्लेंट और दूसरा होता है रिटन स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं लिखित कथन। प्लेंट क्या होता है, जब कोई भी सिविल सूट दायर करना होता है, तो आपको किसी के अगेंस्ट कोई केस करना हो, सिविल सूट करना हो, तो आप उसको प्लेंट लिखेंगे, जिसे हिंदी में वात्रपत्र कहते हैं। यानी कि आपने जो आरोप लगाए हैं प्लेंट में जिसके अगेंस्ट, अब उसके बाद जो नोटिस जाएगा वो अपने जवाब किस में लिखेगा, वो अपने जवाब जो है रिटन स्टेटमेंट में लिखता है। यानी कि आपने जो फाइल करा उसे प्लेंट कहा गया, आपने जो केस फाइल करा उसका पहला स्टेप हुआ प्लेंट, और आपके प्लेंट के जवाब में जो है, आपके प्लेंट के रिप्लाई में जो है वो जो कार्रवाई करता है उसे रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ये दोनों मिलकर जो है प्लीडिंग्स के अंदर आते हैं। समझ गए आप। तो ये तो हो गया ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का मतलब। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने जो है सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो उसकी प्रिपरेशन पहले कर लिएगा, और इस सब्जेक्ट की यानी कि ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग की जो है बाद में करिएगा, क्योंकि सीपीसी का जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, वो पहले होता है। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी हद तक जो है इसमें जो है सीपीसी के ही क्वेश्चंस हैं। यानी कि सीपीसी के ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीसी के ऑर्डर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग में। तो पहले सीपीसी की प्रिपरेशन कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको जो है सीपीसी में भी मिल जाएंगे, सीपीसी के ऑर्डर्स में भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो है पहले सीपीसी की प्रिपरेशन करें, उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। और अगर आप सीपीसी की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें सीपीसी से मिलने वाले हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन है द टर्म प्लीडिंग मीन्स। अभिवचन का अर्थ है ऑप्शन ए प्लेंट यानी कि वाद पत्र, ऑप्शन बी रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी पेडिशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी कि अभिवचन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया प्लीडिंग्स के अंदर क्या क्या आता है। प्लेंट आता है और रिटन स्टेटमेंट आता है। यानी कि प्लीडिंग्स के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, वादपत्र और लिखित कथन दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म्स प्लीडिंग इज डिफाइंड अंडर सीपीसी। अभिवचन परिभाषित है सिविल प्रक्रिया संहिता में। ऑप्शन ए ऑर्डर 6 रूल 1 यानी कि आदेश 6 नियम 1, ऑप्शन बी ऑर्डर 6 रूल 2 यानी कि आदेश 6 नियम 2, ऑप्शन सी ऑर्डर 6 एंड रूल 3 यानी कि आदेश 6 नियम 3, ऑप्शन डी ऑर्डर 6 रूल 4 यानी कि आदेश 6 नियम 4। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रूल 1 यानी कि आदेश 6 नियम 1 में जो है अभिवचन को परिभाषित करा गया है, डिफाइन करा गया है प्लीडिंग्स को। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर 6 यानी कि आदेश 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसको ज़रूर पढ़ लिएगा, दिमाग में बिठा लिएगा। अगर आपने सीपीसी पढ़ी है तो आपको ये ऑर्डर आता ही होगा। और ये ऑर्डर जो है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग यानी कि इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 भी इंपॉर्टेंट है। सभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ज़्यादा आप ध्यान देकर पढ़ लिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग इज प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी। अभिवचन के आधारभूत नियम सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिए गए हैं? जो आधारभूत नियम हैं यानी कि जो फंडामेंटल रूल्स हैं प्लीडिंग्स के, वो कहाँ दिए गए हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके पास बुक्स होगी, नोट्स होगा, या नेट से भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स यानी कि अभिवचन के आधारभूत नियम। बार बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका पैटर्न आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है ये नियम दे देते हैं, ये रूल्स दे देते हैं। ऑप्शन ए है ऑर्डर 6 रूल 1 यानी कि आदेश 6 नियम 1। ऑप्शन बी ऑर्डर 6 रूल 2 यानी कि आदेश 6 नियम 2। ऑप्शन सी ऑर्डर 6 रूल 3 यानी कि आदेश 6 नियम 3 में। ऑप्शन डी ऑर्डर 6 रूल 4 यानी कि आदेश 6 नियम 4 में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आदेश 6 रूल 2 में। जो फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग है यानी कि अभिवचन के आधारभूत नियम जो हैं वो आदेश 6 नियम 2 में दिए गए हैं यानी कि ऑर्डर 6 रूल 2 में। इन रूल्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स। इनमें से कौन सा अभिवचन में लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है आपका फैक्टा प्रोबेंशिया। ऑप्शन बी है फैक्टा प्रोबेंडा। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स हैं उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो प्लीडिंग्स में फैक्टा प्रोबेंशिया नहीं लिखा जाएगा, जो ऑप्शन ए है। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि इसमें एविडेंस भी हैं। ऑप्शन ए है फैक्टा प्रोबेंशिया, इसका मतलब हुआ ऐसे फैक्ट्स जिनको एविडेंस के जरिए प्रूव करना हो, इनको साक्ष्य के जरिए प्रूव करना हो। लेकिन रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्या कहते हैं? अभिवचन के आधारभूत नियम कहते हैं कि साक्ष्य को नहीं लिखा जाएगा प्लीडिंग्स में यानी कि एविडेंस को। तो फैक्टा प्रोबेंशिया नहीं हुआ। ऑप्शन बी है फैक्टा प्रोबेंडा, इसका मतलब हुआ ऐसे फैक्ट्स जिनको हमको प्रूव करना है। जो प्लीडिंग्स के फंडामेंटल रूल्स हैं उनमें कहा गया है कि प्लीडिंग्स में जो है मटेरियल फैक्ट्स ही डाले जाएंगे, सारभूत फैक्ट्स ही लिखे जाएंगे, सारभूत तत्व लिखे जाएंगे। तो सिर्फ ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी फैक्टा प्रोबेंडा। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पार्टी कैन अमेंड हिज प्लीडिंग्स एज प्रोवाइडेड अंडर। पक्षकार अपने अभिवचन का संशोधन कर सकते हैं। ये कहाँ, इसका प्रावधान कहाँ है, कौन से आदेश में है, कौन से ऑर्डर में है? यानी कि जो प्लीडिंग्स होती है उसका अमेंडमेंट करा जा सकता है, लेकिन इसका प्रोविज़न जो है कहाँ है? ऑप्शन ए है आपका ऑर्डर 6 रूल 16 में यानी कि आदेश 6 नियम 16 में। ऑप्शन बी है ऑर्डर 6 रूल 18 आदेश 6 नियम 18। ऑप्शन सी है ऑर्डर 6 रूल 17 एंड ऑप्शन डी है ऑर्डर 6 रूल 6 यानी कि आदेश 6 नियम 6। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑर्डर 6 रूल 17। अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ऑर्डर 6 वो सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 17 में दी गए यानी कि आदेश 6 नियम 17 में। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में ज़रूर लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड। अभिवचन का संशोधन किया जा सकता है बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ यानी कि विभागों का स्थिरीकरण से पहले। ऑप्शन बी है एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट अपील यानी कि प्रथम अपील के प्रक्रम पर। ऑप्शन सी है एट द स्टेज ऑफ सेकेंड अपील यानी कि द्वितीय अपील के प्रक्रम पर। एंड ऑप्शन डी एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कि विचारण के किसी भी प्रक्रम पर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कि विचारण के किसी भी प्रक्रम पर जो है अभिवचन का संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड। अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिफोर द ट्रायल कोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष। ऑप्शन बी बिफोर द फर्स्ट अपीलिएट कोर्ट प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष। ऑप्शन सी बिफोर द सेकंड अपीलिएट कोर्ट द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि प्लीडिंग का अमेंडमेंट अभिवचन का संशोधन ट्रायल कोर्ट के, अपीलिएट कोर्ट के, सेकंड अपीलिएट कोर्ट के तीनों के समक्ष किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीडिंग कैन बी, अभिवचन हो सकता है ऑप्शन ए रिटन यानी कि लिखित, ऑप्शन बी ओरल यानी कि मौखिक, ऑप्शन सी रिटन एंड ओरल लिखित एवं मौखिक, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रिटन एंड ओरल यानी कि लिखित एवं मौखिक प्लीडिंग्स दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीडिंग मस्ट बी साइन बाय द, अभिवचन हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बाय पार्टी यानी कि पक्षकारों द्वारा, ऑप्शन बी बाय प्लीडर यानी कि अभिवक्ता द्वारा, ऑप्शन सी बाय पार्टी एंड हिज प्लीडर यानी कि पक्षकारों व अभिवक्ता द्वारा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बाय पार्टी एंड हिज प्लीडर यानी कि पक्षकार व उसके अधिवक्ता द्वारा जो है प्लीडिंग को हस्ताक्षरित करा जाना चाहिए, यानी कि उस पर जो है पार्टी एंड प्लीडर के साइन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन, वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सिंगल कॉपी यानी कि एक प्रतिलिपि में, ऑप्शन बी डुप्लीकेट 2 प्रतिलिपि में, ऑप्शन सी ट्रिप्लीकेट यानी कि 3 प्रतियों में, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डिफेंडेंट्स यानी कि प्रतिवादियों की संख्या के आधार पर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 प्रतियों में। जो प्लेंट है, जो वादपत्र है, उसको जो है 2 कॉपी में प्रस्तुत करना चाहिए कोर्ट में। अगर एक में कर रहे हैं ना तो आपका प्लेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लेंट के लिए ज़रूरी है कि प्लेंट को डुप्लीकेट यानी कि 2 प्रतियों में जो है प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हु शैल प्रोड्यूस द एविडेंस फर्स्ट, साक्ष्य सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत करेगा। ए प्लेंटिफ यानी कि वादी यानी कि जो प्लेंट लिख रहा हो उसे वादी कहा जाता है, ऑप्शन बी डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी, ऑप्शन सी आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी कि या तो वादी या तो प्रतिवादी, एंड ऑप्शन डी एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट यानी कि जैसा न्यायालय ने आदेश दिया हो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वादी, यानी कि जो एविडेंस होते हैं वो पहले वादी ही प्रस्तुत करेगा, क्योंकि वादी कौन है, वादी आरोप लगाने वाला है। वादी ने प्लेंट में जो है सारे आरोप लगाए हैं, तो ऑब्वियसली वादी ही जो है प्लेंटिफ जो है वही पहले एविडेंस प्रस्तुत करेगा, पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्राफ्टमैन मस्ट नो, दस्तावेज लेखक को जानना चाहिए। दस्तावेज लेखक से मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता है कि प्लीडिंग्स के लेखक को जानना चाहिए, यानी कि जो प्लेंट लिख रहा हो, जो रिटन स्टेटमेंट लिख रहा हो, उसके लेखक को जानना चाहिए। ऑप्शन ए द सब्सटेंटिव लॉ रिलेटिंग टू द डीड यानी कि दस्तावेज से संबंधित मौलिक विधि, ऑप्शन बी द प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू द डीड यानी कि दस्तावेज से संबंधित प्रक्रियात्मक विधि, ऑप्शन सी द सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू डीड यानी कि दस्तावेज से संबंधित मौलिक तथा प्रक्रियात्मक विधि, एंड ऑप्शन डी ओनली द फैक्ट्स एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग द डीड्स केवल तथ्य तथा दस्तावेज लेखन की कला। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी द सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू द डीड यानी कि दस्तावेज से संबंधित मौलिक तथा प्रक्रियात्मक विधि, यानी कि जो भी प्लीडिंग्स लिख रहा हो उसको सब्सटेंटिव एज वेल प्रोसीजर लॉ मालूम होना चाहिए कि कैसे वो जो है डॉक्यूमेंट्स लिखा जाएगा, उसके अंदर कैसे सेक्शंस मेंशन करी जाएंगी, कैसी धाराएं मेंशन करी जाएंगी और उसको देने की प्रक्रिया कैसी होगी, प्रोसीजर कैसा होगा, ये सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल एज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, दस्तावेज के भाग के रूप में शीर्षक, ऑप्शन है रिक्वायर्ड बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा अपेक्षित है, ऑप्शन बी नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट इट इज़ कन्वीनियंट थिंग्स टू हैव इट इन अ लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग इट्स नेचर बाय मेयर लुक एट इट्स टॉप यानी कि विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है लेकिन विधिक दस्तावेज में यह होना सुविधाजनक है क्योंकि एक दृष्टि से ही इससे दस्तावेज की प्रकृति का पता लग जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। टाइटल क्या होता है, टाइटल तो आपको पता ही होगा कि टाइटल क्या होता है। कोई भी आपकी बुक्स देखी होगी तो उसके ऊपर एक टाइटल लिखा रहता है, उससे टाइटल का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बुक्स किसके बारे में है, बुक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, आपको जो है उस टाइटल से अंदाज़ा हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही कोर्ट भी जो है, तो ठीक ऐसे ही जो कोर्ट के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्लीडिंग ड्राफ्टिंग, तो इसलिए जो है टाइटल यानी कि शीर्षक जो है लिखना चाहिए
क्योंकि विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट इट इज़ कन्वीनियंट थिंग्स टू हैव इट इन अ लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग इट्स नेचर बाय मेयर लुक एट इट्स टॉप। यानी कि ऊपर किसी डॉक्यूमेंट्स पर टाइटल लिखा होता है तो वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, काफ़ी सुविधाजनक रहता है, तो इसलिए जो है लिखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्राफ्टमैन बिगिंस विद ड्राफ्टिंग अ नोटिस द फर्स्ट थिंग्स ही इज रिक्वायर्ड टू मेंशन इज। जब कोई दस्तावेज लेखक किसी नोटिस यानी कि सूचना पत्र का प्रारूप बनाना प्रारंभ कर देता है तो प्रथम बात जिसका नोटिस में उल्लेख किया जाना चाहिए वह है ऑप्शन ए, पर्सन फ्रॉम हुम एंड हुम टू नोटिस इज बीइंग गिवन। यानी कि वे व्यक्ति जिनके द्वारा व जिन्हें नोटिस दिया जा रहा है उनको मेंशन करना चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स में, उस प्लीडिंग्स में। ऑप्शन बी, द सब्जेक्ट्स टू विच द नोटिस इज सब्सटेंटली रिलेटेड। यानी कि वह विषय जिसे नोटिस सारभूत रूप से संबंधित है उस सब्जेक्ट को लिखना चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स में। ऑप्शन सी है, द डिफरेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर विच द नोटिस इज बीइंग गिवन। यानी कि विधि के उस प्रावधान का सरधम जिसके अंतर्गत नोटिस दिया जा रहा है। एंड ऑप्शन डी, द मैटर ऑफ द नोटिस, यानी कि नोटिस की विषय वस्तु लिखना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो सबसे ज़रूरी है वो है द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर विच द नोटिस इज बीइंग गिवन। यानी कि जब भी कोई नोटिस लिख रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो कोर्ट का, यानी कि कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई भी प्लीडिंग्स लिख रहा हो तो उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, सबसे पहली बात जो है क्या लिखनी चाहिए, उस प्रोविजंस यानी कि सीपीसी के कौन से सेक्शंस के अंदर नोटिस दिया जा रहा है, इसके किस ऑर्डर में, किस आदेश में के तहत जो है ये नोटिस दिया गया है, वो प्रोविज़न जो है, वो ऑर्डर, वो सेक्शंस ज़रूर मेंशन करना चाहिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। कोडिसील मीन्स, कोडिसील का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैंसिल अ विल, कोई दस्तावेज जो किसी इच्छा पत्र को रद्द करता है। ऑप्शन बी, एन इंस्ट्रूमेंट विच विदहोल्ड्स द विल अर्लियर रिटन, यानी कि कोई दस्तावेज जो पूर्व में लिखे गए इच्छा पत्र का प्रतिसहरण करता है। ऑप्शन सी, एन इंस्ट्रूमेंट विच स्टेट द फैक्ट्स विच मेक द विल इनवैलिड, कोई दस्तावेज जो ऐसे तथ्य को बताता है जिससे इच्छा पत्र अवैधानिक हो जाता है। एंड ऑप्शन डी, एन इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेनिंग, अल्टरिंग, एडिटिंग टू द विल एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द विल, कोई दस्तावेज जो इच्छा पत्र की व्याख्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है तथा इच्छा पत्र का भाग बन जाता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि कोई दस्तावेज जो इच्छा पत्र की व्याख्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है तथा इच्छा पत्र का भाग बन जाता है। कानून की लैंग्वेज में जो है उसको कोडिसील कहा जाता है। कोडिसील का मतलब क्या होगा? कोई दस्तावेज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स, कोई प्लीडिंग्स हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, यानी कि इच्छा पत्र का भाग बन जाता है, वो एक पार्ट बन जाता है उस डॉक्यूमेंट्स का, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कोडिसील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील वियर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सीपीसी का कौन सा आदेश संबंधित है जहां वाद का विषय अचल संपत्ति हो, यानी कि जो वाद का विषय हो अचल संपत्ति हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसका जो प्रोविज़न है वो किस ऑर्डर के अंदर सीपीसी की दिया गया है। अब अचल संपत्ति क्या होती है वो तो आपको पता ही होगा। अचल संपत्ति मतलब जिस संपत्ति को एक शिफ्ट नहीं करा जा सकता हो, जैसे कि कोई लैंड हो गई, भूमि, बिल्डिंग, उसको जो है अचल संपत्ति माना जाएगा। ऑप्शन ए है आपका ऑर्डर 7 रूल 1, यानी कि आदेश 7 नियम 1। ऑप्शन बी ऑर्डर 7 रूल 2। ऑप्शन सी ऑर्डर 7 रूल 3 एंड ऑप्शन डी ऑर्डर 7 रूल 4। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑर्डर 7 रूल 3। इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ऑर्डर 7 रूल 3 में दिए गए हैं, यानी कि आदेश 7 नियम 3 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है अचल संपत्ति का दान करने के लिए, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को दान करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, द ट्रांजैक्शन शुड बी रिटन ओनली, समव्यवहार का लिखित होना चाहिए, यानी कि अनिवार्य होना चाहिए। ऑप्शन बी है, द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज का पंजीकृत होना ज़रूरी नहीं है। एंड ऑप्शन सी, अटेस्टेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दस्तावेज का अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है। एंड ऑप्शन डी, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड प्रॉपरली
अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2% एज विटनेस, यानी कि दस्तावेज का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है तथा कम से कम 2 व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का डोनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड प्रॉपरली अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2% एज विटनेस, यानी कि दस्तावेज का पंजीकरण होना आवश्यक है तथा कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। यानी कि कोई भी अचल संपत्ति को डोनेट कर रहे हो तो उसमें जो है 2 साक्षियों द्वारा जो है अटेस्टेड होना चाहिए, सिग्नेचर उनकी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है रूल्स ऑफ प्लीडिंग इज, अभिवचन के नियम है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रूल्स ऑफ प्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि रूल्स ऑफ प्लीडिंग के 4 रूल्स हैं, यानी कि अभिवचन के 4 नियम हैं, उनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो रूल्स ऑफ प्लीडिंग को यानी कि अभिवचन के नियम को शॉर्ट में हमको समझा दे रहा हूँ। रूल्स ऑफ प्लीडिंग यानी कि फंडामेंटल्स रूल्स और रूल्स ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग के रूल्स क्या हैं, यानी कि अभिवचन के रूल्स क्या हैं। पहला रूल्स है इसका, प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ, यानी कि अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। यानी कि जब भी कोई प्लीडिंग्स लिख रहा हो, कोई रिटर्न स्टेटमेंट या फिर प्लेंट लिख रहा हो, तो उसके अंदर जो है सिर्फ फैक्ट्स लिखे जाएंगे, उसके अंदर लॉ नहीं लिखा जाएगी। सिर्फ जो प्लेंट लिख रहा होगा उसका काम क्या होगा, उसको सिर्फ फैक्ट्स लिखना होंगे। दूसरा रूल्स क्या है, द फैक्ट्स स्टेटेड इन द प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट ओनली, यानी कि जो फैक्ट्स लिखे जा रहे हैं वो सारभूत तथ्य होना चाहिए, यानी कि मटेरियल फैक्ट्स होना चाहिए। प्लीडिंग का तीसरा रूल्स है, प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस, अभिवचन में साक्ष्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी प्लीडिंग्स लिख रहा होगा तो उसके अंदर एविडेंस का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, फैक्ट्स लिखना है, मटेरियल फैक्ट्स लिखना है। उसके अंदर एविडेंस नहीं लिखे जाएंगे जैसे ये सबूत है, क्या क्या सबूत है, वो एविडेंस की कार्रवाई बाद में होगी। तो 4th नियम है प्लीडिंग्स का, द फैक्ट इन प्लीडिंग शुड बी स्टेटेड इन अ कंसाइज फॉर्म, यानी कि अभिवचन में तथ्यों को संक्षिप्त रूप में उल्लेख करा जाना चाहिए, यानी कि शॉर्ट में लिखना चाहिए। तो इससे जो है MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है क्वेश्चन, वो भी रूल्स ऑफ प्लीडिंग से था। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी रूल्स ऑफ प्लीडिंग से है। क्वेश्चन नंबर 18 है रूल्स ऑफ प्लीडिंग इस, अभिवचन के नियम हैं। तो ऑप्शन ए है, द फैक्ट स्टेटस इन प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट ओनली, यानी कि प्रत्येक अभिवचन केवल सारभूत तत्व का उल्लेख करा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड लॉ, यानी कि प्रत्येक अभिवचन में तथ्य एवं साक्ष्य का कथन किया जाना चाहिए। एंड ऑप्शन डी है, प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स इन डिटेल, यानी कि प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का कथन विस्तार से किया जाना चाहिए। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको जो है रूल्स ऑफ प्लीडिंग आते हैं तो आप इसका सही जवाब जानते होंगे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्या थे, तो इसमें जो है रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द फैक्ट स्टेटेड इन प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट ओनली, यानी कि प्रत्येक अभिवचन में केवल सारभूत तथ्यों का कथन किया जाना चाहिए। यानी कि जो रूल्स ऑफ प्लीडिंग थे उनमें एक रूल्स था, द फैक्ट स्टेटेड इन द प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट ओनली, यानी कि एक ये भी रूल्स था। तो ऑप्शन बी है, प्लीडिंग शुड स्टेट्स फैक्ट, तो ऑप्शन बी है, प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड एविडेंस, जो कि ये प्लीडिंग्स का रूल नहीं है क्योंकि इसमें एविडेंस भी आ गया है। प्लीडिंग के रूल्स में लिखा है कि प्लीडिंग में जो है एविडेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा है, प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स इन डिटेल्स, ये भी प्लीडिंग का रूल्स नहीं है, यानी कि अभिवचन का नियम ये भी नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है कि प्लीडिंग्स में जो है फैक्ट्स का जो मेंशन है वो डिटेल में करना चाहिए, यानी कि अभिवचन में तथ्यों का विस्तार से कथन करना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। अभिवचन का रूल कहता है, यानी कि प्लीडिंग ऑफ रूल कहता है कि जो फैक्ट्स है उनको जो है कंसाइज फॉर्म में, यानी कि संक्षिप्त रूप में जो है करना चाहिए, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिवचन का मूलभूत नियम नहीं है। ये भी उसी क्वेश्चन के जैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूल्स ऑफ प्लीडिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है, डैट एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स एंड लॉ, कि अभी प्रत्येक अभिवचन में तथ्य का कथन होना चाहिए, विधि का नहीं। ऑप्शन बी है, डैट इज मस्ट स्टेट और मटेरियल फैक्ट एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली, कि अभिवचन में सभी महत्वपूर्ण तत्व व केवल महत्वपूर्ण तत्वों का ही कथन करना चाहिए। ऑप्शन सी है, डैट इज मस्ट स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, कि अभिवचन में तथ्य का कथन करना चाहिए, साक्ष्य नहीं। एंड ऑप्शन डी है, डैट मस्ट बी स्टेट फैक्ट्स इन डिटेल। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन अभिवचन का नियम नहीं है, यानी कि रूल्स ऑफ प्लीडिंग नहीं है। तो ऊपर के जो है ए बी सी ये रूल्स ऑफ प्लीडिंग है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो अभिवचन का नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस लेज डाउन दैट एनी मैटर विच माइट हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन अ फॉर्मर सूट बट हैज़ नॉट बीन मेड shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ये कहता है कि कोई बात जो किसी पूर्ववर्ती वाद में आक्रमण या बचाव का आधार बनाई जा सकती थी पर नहीं बनाई गई है, वह ऐसा माना जाएगा कि उस वाद में प्रत्यक्ष रूप से सारभूत रूप से विवादग्रस्त थी। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो रेस जुडिकाटा से है। जिसने रेस जुडिकाटा का रूल्स पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। रेस जुडिकाटा का रूल्स कहता है, तो रेस जुडिकाटा को शॉर्ट में समझते हैं। रेस जुडिकाटा का रूल्स कहता है कि कोई ऐसा केस जिसमें जजमेंट दिया जा चुका है किसी फैक्ट इन इशू पे और सेम उन्हीं फैक्ट पर दोबारा कोई केस नहीं करा जा सकता है। यानी कि दो लोगों के बीच में जो है कोई विवाद हुआ और जो है कोर्ट ने जजमेंट दे दिया उन्हीं फैक्ट्स पर। अब जो है दूसरी पार्टी जो है फिर दोबारा केस नहीं कर सकती है उन्हीं फैक्ट्स पर। अगर कोई दूसरे फैक्ट्स इन इशू होंगे, दूसरा कोई केस बनता है, तब जो है केस वो केस को लेगी। तो इसमें भी वही कहा गया है जो पहले के केस में बचाव का आधार बनाई जा सकती थी, यानी कि हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन अ फॉर्मर सूट बट हैज़ नॉट बीन मेड। यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जो पहले बचाव का आधार बनाया जा सकता था लेकिन पहले भी नहीं बनाया गया तो उसको बाद में भी नहीं बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी है सेक्शंस 11 ऑफ द CPC जो कि डील करता है रेस जुडिकाटा के रूल से। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लीडिंग्स विल बी स्ट्रक आउट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभिवचन को हटा दिया जाएगा। ऑप्शन ए अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक, ऑप्शन बी स्कैंडलस यानी कि कलंकात्मक, ऑप्शन सी फ्रीवेलेस और वैक्सेशियस यानी कि तुच्छ व कलंकात्मक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार के प्लीडिंग्स को हटा दिया जाएगा जिसमें कोई अननेसेसरी बात हो या फिर स्कैंडलस बात हो, फ्रीवेलेस और वैक्सेशियस कोई पॉइंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द कोर्ट प्रिज्यूम्स इन फेवर ऑफ एनी पार्टी एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ डेट लाइज ऑन द अदर साइड। तथ्य किसी भी विषय का जिसकी न्यायालय किसी पक्षकार के पक्ष में अवधारणा करता है तथा जिसके साबित किए जाने का भार दूसरे पक्ष पर होता है, शुड बी एलेज्ड इन द प्लीडिंग्स यानी कि अभिवचन में कथन किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन बी शुड नॉट बी एलेज्ड इन द प्लीडिंग्स यानी कि अभिवचन में कथन किया जाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी शुड नॉट बी एलेज्ड बट इफ इट स्पेसिफिकली डिनाइड बाय द अदर पार्टी देन इट शुड बी एलेज्ड इन द प्लीडिंग्स। कथन किया जाना अनिवार्य नहीं है परंतु यदि उससे विशेष रूप से इनकार किया गया है तो अभिवचन में उसका कथन किया जाना चाहिए। एंड ऑप्शन डी देयर इज नो स्पेसिफिक रूल रिगार्डिंग दिस, इससे संबंधित कोई विशेष नियम नहीं है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट्स जिसके पक्ष में यानी कि जिसके पक्ष में कोर्ट अवधारणा करता है यानी कि कोर्ट फेवर करता है, जिसके साबित किए जाने का भार दूसरे पक्ष पर होता है, क्या उस फैक्ट्स को प्लीडिंग्स में डाला जाएगा। उस फैक्ट्स को प्लीडिंग्स में तभी मेंशन करा जाएगा जब दूसरा पक्ष जो है उसको डिनाई करता है, यानी कि कथन किया जाना अनिवार्य नहीं है परंतु यदि उससे विशेष रूप से इनकार किया गया है तो अभिवचन में उसका कथन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, काउंटर क्लेम फाइल्ड बाय डिफेंडेंट इज टू बी ट्रीटेड एज। प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावा को क्या माना जाएगा। अब ये काउंटर क्लेम क्या है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। यानी कि आपने किसी के ऊपर केस कर दिया कि आपने उनके 10,000 रुपये जो हैं नहीं दिए हैं, लेकिन बाद में उन्हीं ने भी आप पर केस कर दिया कि आपने भी उनके 50,000 रुपये नहीं दिए हैं, तो उन्हीं ने जो केस करा है वो काउंटर क्लेम माना जाएगा। तो आप जो केस करेंगे आप प्लेन में लिख के देंगे, उसको प्लेन माना जाएगा, आप प्लेंटिफ हुए। यानी कि आप जो है वादपत्र में देंगे ना, यानी कि आप जो केस करेंगे वो वादपत्र में लिखेंगे, प्लेन में लिखेंगे, वो प्लेन माना जाएगा। लेकिन जिसके अगेंस्ट आपने केस करा है यानी कि प्लेन लिखा है, फिर उसने भी आपके अगेंस्ट केस कर दिया, उसने भी कहा कि आपके भी पैसे बाकी हैं, आपने भी पैसे नहीं दिए। तो आप जो केस कर रहे हैं मतलब प्लेन में कर रहे हैं, प्लेन के जरिए कर रहे हैं पहला स्टेप केस का, सिविल सूट का। लेकिन जो अगेंस्ट पार्टी कर रही है उसको क्या माना जाएगा। तो वो जो केस करी क्या उसको रिटर्न स्टेटमेंट माना जाएगा या फिर प्लेन माना जाएगा। ऑप्शन ए प्लेन यानी कि एक वाद पत्र, ऑप्शन बी सेपरेट सूट यानी कि अलग से दावा, ऑप्शन सी रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी यानी कि बी एंड सी दोनों। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाद पत्र।
यानी कि जो काउंटर क्लेम है आपके अगेंस्ट कोई कर रहा है तो उसको भी एक प्लेंट ही माना जाएगा, एक वाद पत्र माना जाएगा। यानी कि आपने किसी के अगेंस्ट केस करा, आप प्लेन के ज़रिए केस करेंगे, प्लेन में सब कुछ लिखेंगे, मैटर्स लिखेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे। जिसके अगेंस्ट आपने केस करा उसने भी आपके अगेंस्ट केस कर दिया तो वो भी एक प्लेंट ही माना जाएगा, यानी कि वाद पत्र ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडर विच ऑर्डर एंड रूल ऑफ CPC प्लेंटिफ हैज़ टू शो इन प्लेन that a defendant is interested in subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff's demand। यानी कि CPC के किस आदेश और नियम के तहत वादी को अपने वाद पत्र में यह बताना पड़ता है कि प्रतिवादी का वाद की विषय वस्तु में हित है और यह वाद की मांग का जवाब देने के लिए दायित्वहीन है। यानी कि आप किसी के अगेंस्ट केस कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसको कैसे इससे रिलेशन है, कैसे उसका इंटरेस्ट है, कैसे उसका हित है, उस फैक्ट्स में आपको ये साबित करना पड़ेगा। प्रोविज़न्स है ये किस में कहा गया है, तो ये जो प्रोविज़न्स है इसका वो CPC के कौन से ऑर्डर में कहा गया है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 5 में। ऑर्डर 7 और रूल 5 में कहा गया है कि प्लेंटिफ को, यानी कि वादी को, जो वाद कर रहा है, जो मुकदमा कर रहा है, उसको ये बताना पड़ता है कि जिसके अगेंस्ट वो केस कर रहा है उसका उसमें इंटरेस्ट है, वो कैसे रिलेटेड है, उसका उसमें इंटरेस्ट है, उसको ये बताना पड़ता है। इसका प्रोविज़न जो है CPC के ऑर्डर 7 रूल 5 यानी कि आदेश 7 रूल 5 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन कैन बी रिटर्न बाय द कोर्ट व्हेन, न्यायालय द्वारा वाद पत्र कब लौटाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि कोर्ट जब प्लेन लौटाता है और रिजेक्ट करता है, यानी कि रिटर्न करता है और रिजेक्ट करता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों के प्रोविज़न CPC में अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है, इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो प्लेन को, वाद पत्र को रिटर्न करने की बात हो रही है, लौटाने की बात हो रही है। तो क्वेश्चन है, प्लेन कैन बी रिटर्न बाय द कोर्ट व्हेन, यानी कि न्यायालय द्वारा वाद पत्र कब लौटाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए, इट हैज़ बीन फाइल्ड ऑन इनसफिशिएंटली स्टैम्प पेपर, यानी कि जब वह अपर्याप्त स्टाम्प पेपर पर दायर किया गया। ऑप्शन बी है, इट हैज़ नॉट बीन अकम्पनीड बाय डुप्लीकेट कॉपी, यानी कि जब वह डुप्लीकेट प्रति की बिना प्रस्तुत कर दिया गया हो। एंड ऑप्शन डी है, व्हेन इट हैज़ बीन फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुरिसडिक्शन, यानी कि जब वह उस न्यायालय में प्रस्तुत करा गया हो जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, When it has been filed in a court having no jurisdiction, यानी कि जब वह उस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो जिसका न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, तब उस कंडीशन में जो है प्लेन को रिटर्न कर दिया जाएगा। ऊपर जो कंडीशन लिखी है वो प्लेन को रिजेक्ट करने की लिखी है, तो यहाँ पर बात हो रही है प्लेन को लौटाने की, यानी कि रिटर्न करने की। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन हाउ मेनी डेज द डिफेंडेंट हैज़ टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। समन के तामील की तारीख से प्रतिवादी को अपने बचाव में लिखित कथन कितने दिन में प्रस्तुत करना होता है। यानी कि आप किसी के अगेंस्ट जब केस करते हैं तो वो प्लेन में लिख के आप केस करते हैं और जो है कोर्ट में जमा करते हैं। कोर्ट जो है जिसके अगेंस्ट आपने प्लेंट लिखा है, कोर्ट जो है उसको एक नोटिस भेजता है जिसे समन्स कहते हैं। समन्स मिलने के बाद जिसके अगेंस्ट आपने केस करा है उसको रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है, यानी कि जो आपने प्लेन में आरोप लगाए उसका वो जवाब देता है, अपनी सफाई में तर्क देता है कि समन मिलने के बाद जो है डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट कब देगा। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 60 डेज, ऑप्शन बी 90 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 45 डेज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30 डेज। 30 दिन के अंदर जो है रिटर्न स्टेटमेंट जो है पेश करना होगा, यानी कि डिफेंडेंट को। क्वेश्चन नंबर 27 है, एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट टू बी प्रेजेंटेड विद इन, अतिरिक्त लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 30 डेज। यहाँ पे ध्यान दिया कि ऑप्शन सी में जो है 1 मंथ भी लिखा है। अब एक महीने में 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो है 30 डेज ही जो है अतिरिक्त लिखित कथन यानी कि एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है। तो 30 दिन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच रूल अंडर ऑर्डर 7 ऑफ CPC प्रोवाइड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, यानी कि CPC के ऑर्डर 7 के किस रूल के तहत अभिवचन के सत्यापन का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताए हैं इस वीडियो में, आप उसको नोटबुक में नोट करते रहिए। ऑप्शन ए है आपका रूल 4, ऑप्शन बी रूल 17, ऑप्शन सी रूल 2 एंड ऑप्शन डी रूल 15। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रूल 15,
यानी कि जो अभिवचन का सत्यापन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, वो जो है रूल 15 में दिए गए हैं। वो जो है सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 15 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 ऑफ सीपीसी प्लीडिंग मस्ट बी वेरीफाइड बाय। सीपीसी के आदेश 6 नियम 15 के अनुसार अभिवचन का सत्यापन होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑल द पार्टीज, यानी कि सभी पक्षकारों द्वारा। ऑप्शन बी एनी ऑफ द पार्टीज, यानी किसी एक पक्षकार द्वारा। ऑप्शन सी ऑल द पार्टीज इफ देयर आर मोर देन वन और एनी वन ऑफ द पार्टीज, यानी कि सभी पक्षकार, अगर एक से ज़्यादा पक्षकार हैं तो उन पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल द पार्टीज इफ देयर आर मोर देन वन और एनी वन ऑफ द पार्टीज, यानी कि प्लीडिंग्स को, यानी कि प्लेंट को, रिटर्न स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, वो कोई भी एक पार्टी कर सकती है। ऑप्शन ए है ऑल द पार्टीज, सभी पक्षकारों द्वारा ज़रूरी नहीं है। एनी वन ऑफ द पार्टीज, किसी एक पक्षकार द्वारा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, दो पक्षकार भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑल द पार्टीज इफ देयर आर मोर देन वन और एनी वन ऑफ द पार्टीज, यानी कि सभी पक्षकार अगर एक से ज़्यादा पक्षकार है तो उन पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा भी इनफ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी अपील इज बार्ड अगेंस्ट अ कंसेंट डिग्री। सीपीसी की किस धारा के तहत सम्मति से डिग्री के विरुद्ध अपील का वर्जन करा गया है। यानी कि जो सम्मति से डिग्री होती है, यानी कि कंसेंट डिग्री होती है, उसके अगेंस्ट प्रोविजंस करा गया है। कौन से ऑर्डर में? यानी कि जो कंसेंट डिग्री है, यानी कि सहमति से जो डिग्री हुई है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं करी जा सकती है, वर्जित करा गया है, बार्ड करा गया है। तो ये किस सेक्शन में करा गया है, किस सेक्शन के अंदर करा गया है? ऑप्शन ए है आपका सेक्शन 96(1), ऑप्शन बी सेक्शन 96(2), ऑप्शन सी सेक्शंस 96(3) एंड ऑप्शन डी सेक्शंस 96(4). एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेक्शन 96(3), यानी कि धारा 96 सब सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच पास इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। सीपीसी की किस धारा के तहत यह विधान करा गया है कि डिग्री का निष्पादन या तो वह न्यायालय कर सकता है जिसे वह पारित करता है, यानी कि जिसने उसको पारित करा है, यानी जिसने डिग्री को दिया है, या उस न्यायालय द्वारा जिसके पास उसे निष्पादन के लिए भेजा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 38 ऑफ द सीपीसी। सेक्शन 38 ऑफ द सीपीसी, यानी कि सीपीसी की धारा 38 में ये प्रोविजन करा गया है कि डिग्री का जो निष्पादन है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ जो डिग्री है, या तो वह न्यायालय कर सकता है जिसने उसे इशू करा है, जिसने उसे पारित करा है, या तो उस न्यायालय में करा जा सकता है जिसे उस पर निष्पादन के लिए, यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए उसमें भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर। वादपत्र को किसके तहत खारिज करा जा सकता है, यानी कि किस प्रोविजंस के तहत खारिज करा जा सकता है? इसका प्रोविजंस कहाँ है? ऑप्शन ए है ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेन का जो रिजेक्ट करना अलग है, अलग प्रोविजंस उसका दिया गया है, और रिटर्न करना अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन कैन बी रिटर्न अंडर। यहाँ पर रिटर्न की बात हो रही है, अब क्वेश्चन क्या था, उसमें रिजेक्ट की बात हो रही थी। अ प्लेन कैन बी रिटर्न अंडर, वादपत्र को किसके तहत लौटाया जा सकता है? ऑप्शन ए ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन बी ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन सी ऑर्डर 7 रूल 8 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन डी ऑर्डर 7 रूल 12 ऑफ सीपीसी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ सीपीसी। यानी कि प्लेन को वादपत्र को लौटाए जाने के बारे में जो प्रोविजंस है वो ऑर्डर 7 यानी कि आदेश 7 और रूल यानी कि नियम 10 में दिए गए हैं, और जो रिजेक्ट करने के बारे में यानी कि खारिज करने के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो आदेश 7 नियम 11 में दिए गए हैं, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 में। और रिजेक्ट करने के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ऑर्डर 7 रूल 10 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अ प्लेन कैन बी अमेंडमेंट अंडर। वादपत्र को किसके तहत संशोधन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लिस्ट ऑफ विटनेस आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशू मस्ट बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ।
इश्यूज़ के निर्धारण के कितने दिन बाद गवाहों की सूची प्रस्तुत की जा सकती है। अब ये इश्यूज़ का निर्धारण क्या है, यानी कि सेटलमेंट ऑफ इशू क्या है। जब कोर्ट जो है उसको प्लेंट मिल जाता है प्लेंटिव की तरफ से, यानी कि वादी की तरफ से उसको वाद पत्र मिल जाता है, और जो है प्रतिवादी की तरफ से रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन मिलता है, तो उसको देखने के बाद वो सारे फैक्ट एंड इशू देखता है। तो वो देखता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर केस लड़ा जाना है। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बाद जो है वो सारे पॉइंट्स को फ्रेम कर देता है, यानी कि सेटलमेंट कर देता है। क्योंकि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट मिलने के बाद जो है कोर्ट सेटलमेंट करता है इश्यूज़ का, यानी कि जो जो मुद्दे होते हैं, जो जो पॉइंट्स होते हैं, उनको सेटलमेंट करता है, उन पर ही जो है केस लड़ा जाता है। यानी कि इश्यूज़ के निर्धारण के बाद, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के बाद कितने दिन के बाद गवाहों की सूची जो है प्रस्तुत कर देनी चाहिए अदालत में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 डेज़, यानी कि 15 दिन। 15 दिन के अंदर जो है इश्यूज़ के निर्धारण के बाद, यानी कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के बाद जो है गवाहों की सूची जो है दे देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, अ रिसीवर इज एन, एक रिसीवर है। ऑप्शन ए एजेंट ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि प्रतिवादी का प्रतिनिधि। ऑप्शन बी एजेंट ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि वादी का प्रतिनिधि। ऑप्शन सी एजेंट ऑफ बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, यानी कि वादी और प्रतिवादी दोनों का प्रतिनिधि। एंड ऑप्शन डी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय का अधिकारी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो रिसीवर है वो न्यायालय का अधिकारी होता है, उसको न्यायालय द्वारा चुना जाता है, और जो है वो संपत्ति की एसेट्स की रक्षा करता है, संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है जब तक कि कोई जजमेंट नहीं आता है। तो रिसीवर जो है वो एक न्यायिक अधिकारी है, यानी कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। एज पर ऑर्डर रूल 14 प्लीडिंग टू बी, यानी कि आदेश 6 नियम 14 के अनुसार अभिवचन होगा। ऑप्शन ए नोटराइज, यानी कि नोटरी। ऑप्शन बी साइन बाय द कोर्ट ऑफिसर, यानी कि न्यायिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। ऑप्शन सी साइन बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। एंड ऑप्शन डी वेरीफाइड बाय द प्लीडिंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी साइन बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, यानी कि आदेश 6 नियम 14 के अनुसार जो है अभिवचन को जो है पक्षकार और उसके अधिवक्ता द्वारा जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि साइन बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। क्वेश्चन नंबर 38 है कन्वेंसिंग मीन्स, यानी कि अभिहस्तांतरण से क्या अभिप्राय है। जो सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं अभिवचन, प्रारूपण तथा अभिहस्तांतरण। अब ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। अभिहस्तांतरण का क्या मतलब है, यानी कि कन्वेंसिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि दस्तावेज या विलेख का प्रारूपण या रचना जो संपत्ति के अंतरण से संबंधित हो। ऑप्शन बी है राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रेमेडी, यानी कि उपचार के लिए आवेदन पत्र लिखना। ऑप्शन सी है प्रेयर टू कोर्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ केस, वाद यानी कि वाद अंतरण हेतु न्यायालय को प्रार्थना करना। एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कन्विंसिंग मीन्स ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट विच इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अभिहस्तांतरण का अभिप्राय है दस्तावेज या विलेख का प्रारूपण या रचना जो संपत्ति के अंतरण से संबंधित हो। तो इन क्वेश्चंस को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है ज़्यादातर जो है ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन ऑर्डर को जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान दिएगा कि इस वीडियो का पहला कमेंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को बताने में, कोई क्वेश्चंस को बताने में कोई गलती हो गई होगी तो मैं उसको उस कमेंट में सही कर दूंगा। तो वीडियो देखने के बाद पहला कमेंट जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वैसे कोई गलती होने के चांस एकदम नहीं है, मैंने इसको 3-4 बार मैच करके बहुत मेहनत करके बनाई है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि MCQ वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही लॉ से रिलेटेड कोई वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।